काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के तीसरे दिन गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, शिक्षा से ही होता है चरित्र और राष्ट्र का निर्माण। इससे पहले राष्ट्रपति ने गोरखपुर में ही रखी थी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला। जन धन योजना के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को सफल बनाने वालों के प्रयासों की सराहना की। ट्वीट कर कहा, योजना से आर्थिक समावेश हुआ सुनिश्चित, असंख्य भारतीयों का हुआ सशक्तिकरण, बढ़ी पारदर्शिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय, दीर्घाओं सहित आधुनिक सुविधाओं का भी करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए दिए निर्देश। गृह सचिव ने पत्र लिखकर कहा, त्योहारों के दौरान भीड़ से बचने के लिए राज्य उठाएं प्रभावी कदम। आदेश 30 सितंबर तक रहेगा प्रभावी। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में पोत विग्रह को किया गया शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, पोत की कमीशनिंग से आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ ही तटीय सुरक्षा हुई और अधिक मजबूत। और काबुल हमले को लेकर अमेरिका ने की कार्रवाई। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में आतंकी संगठन ISIS-K पर किया ड्रोन हमला। यूएस के हमले में ISIS-K के साजिशकर्ता को मार गिराने का दावा। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के दिए निर्देश। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।
शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए और साथ ही उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को लेकर 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उत्तर भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 शैक्षिक संस्थाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि कुलाधिपति के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त करेगा। और इससे पहले राष्ट्रपति ने गोरखपुर में ही महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के निर्णय को सराहा। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय लिया है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां दुनिया को भारत की देन हैं। योग, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा विश्व को भारत की देन है। भगवान धन्वंतरी को जहां आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वहीं ऋषि अगस्त को सिद्ध चिकित्सा के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति भी अनेक क्षेत्रों में खूब लोकप्रिय है। जिस तरह चरक और सुश्रुत को औषधि शास्त्र एवं शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है, उसी तरह से यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रणेता हिप्पोक्रेटिस को पश्चिमी दुनिया में चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी में आयुष ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों, स्वास्थ्य रक्षक मसालों और जड़ी बूटियों का खजाना मौजूद है। इनके बारे में जानकारी होने से सामान्य रोगों का उपचार कम खर्च में हो सकता है और जीवन सुगम हो जाता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में, विशेषकर महामारी के प्रकोप की दूसरी लहर में, आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने तथा उन्हें संक्रमण से मुक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना आरंभ होने के बाद से अब तक 43 करोड़ 4 लाख से भी अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। लाभार्थियों के खातों में अभी 1,46,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 8 करोड़ से भी अधिक खाता धारकों को सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी भी मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे।
इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को भी दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी 28 अगस्त की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलियांवाला बाग के नए और भव्य परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्ति कला अधिष्ठापन भी शामिल है। 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। इस परिसर में विकास से जुड़ी कई पहल की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और नव विकसित उत्तम संरचना के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाला ज्वालक स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ स्थित तालाब को एक लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है। इसमें अनेक नई और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतकों से युक्त नव विकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, देसी वृक्षारोपण के साथ बेहतर भूदृश्य एवं चट्टानों युक्त निर्माण कार्य इत्यादि पूरे बगीचे में ऑडियो नोट्स लगाना शामिल है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज मस्तूल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स राजस्थान के जयपुर स्थित लालवास केंद्र में हरियाली अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीआरपीएफ ने सघन पौधारोपण कर सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम का संदेश दिया। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जी हां, ये स्लोगन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मॉनसून सत्र के दौरान ग्रामीण भारत में लगाए जा रहे वृक्षारोपण महाअभियान का। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा देश भर में सघन वृक्षारोपण कर हरियाली अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभियान के तहत सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर की जयपुर स्थित 83वीं RAF लालवास द्वारा पेड़ लगाकर हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान सेक्टर महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने बताया कि सीआरपीएफ ने पिछले साल 3 लाख पौधे लगाए थे। इस साल तकरीबन 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राजस्थान प्रदेश में जहां जहां भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और द्रुत कार्यबल तैनात हैं, वहां वहां पर हमारा प्रयास रहा है कि हम आम जनता के साथ मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 3 लाख पौधे पूरे राजस्थान में लगाए थे और इस वर्ष हमें 90,000 वृक्ष लगाने थे, लेकिन हमने इस वर्ष भी 1 लाख से ऊपर वृक्षारोपण किया है। हरियाली से खुशहाली की थीम को लेकर आयोजित इस महावृक्षारोपण अभियान की अगुवाई कर रहे 83वीं RAF लालवास के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कैंपस व आसपास के गांव में हमने तकरीबन 17,000 पौधे लगाए हैं। हमारे पास टारगेट था कि 90,000 पौधे हमें लगाने के हैं और उसमें से 15,000 का हमको दिया गया था कि 15,000 पौधे हम RAF 83 बटालियन लगाएगी। तो हमने कैंपस में भी और पास के जो स्कूल्स हैं जमवा रामगढ़ के अंदर, उन सब स्कूलों में जाकर ये वृक्षारोपण किया गया। जो हमारा टारगेट था 15,000, उससे कहीं आगे जाके अब तक हम लोग 17,500 पौधे लगा चुके हैं। गौरतलब है कि सीआरपीएफ के राजस्थान सेक्टर स्थित वैसे तो सभी परिसर हरियाली से आच्छादित हैं, लेकिन जयपुर स्थित 83वीं RAF लालवास के 85 बीघा में बने कैंपस में जहां तकरीबन 1,250 से भी अधिक कार्मिक और उनके परिजन मिलकर इस कैंपस के वातावरण को ग्रीन व क्लीन बनाने का काम कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक बड़ी खबर, काबुल हवाई अड्डे पर घातक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जवाबी कार्रवाई के वादे पर तेजी से अमल करते हुए अमेरिकी सेना ने आज पूर्वी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के साजिशकर्ता पर ड्रोन हमला किया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के एक दिन बाद ये हमला किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि काबुल के पूर्व में स्थित नांगरहार प्रांत में ये हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने अपने बयान में कहा कि शुरुआती संकेतों के हिसाब से हमने अपने लक्ष्य को मार गिराया है और इस हमले में किसी भी नागरिक की जान नहीं गई है। और इस बीच अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के अबे गेट, पूर्वी गेट, उत्तरी गेट और इंटीरियर गेट के न्यू मिनिस्ट्री से अपने सभी नागरिकों को तत्काल हटने के लिए कहा है। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने सभी नागरिकों को हटने के लिए कह दिया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो उन अफगानी लोगों को देश में बाहर जाने और अन्य देशों में बसने में हर संभव मदद करेंगे जो काबुल हवाई अड्डे से किसी कारण अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जॉनसन ने कहा कि तालिबान भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि अफगानिस्तान में 20 सालों के बाद पैदा हुई परिस्थिति के बाद अफगान नागरिकों को देश से बाहर जाने और पश्चिमी देशों में बसने की अनुमति दी जाए। ब्रिटेन ने अभी तक काबुल हवाई अड्डे से अपने नागरिकों समेत 13,000 अफगानियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और जर्मनी के सैनिकों के अंतिम जत्थे के वुन्स्टोफ के उत्तरी एयरबेस पर लौटने के साथ ही जर्मनी का काबुल से निकासी अभियान समाप्त हो गया। जर्मनी ने काबुल से पिछले 11 दिनों में कम से कम 45 राष्ट्रों के 5,347 लोगों को निकाला, जिनमें 4,100 से ज़्यादा अफगानी नागरिक शामिल हैं। 3 बुंदेशवेहर विमानों, 2 A400M और 1 A310 विमानों के वुन्स्टोफ विमानों के जरिए जर्मनी के 400 सैनिकों के लौटने के साथ ही ये निकासी अभियान समाप्त हो गया। जर्मनी की सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान में बचे हुए लोगों की निकासी के लिए वो अन्य तरीक़ों पर तेज़ी के साथ काम करेगा। और इसके साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।